ओके, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे भाई? तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए कि चार्ज आखिर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो पता चला कैसा है, स्केलर है। उसके बाद हमने यूनिट को देखा, तो यूनिट में हमने तीन तरह की यूनिट देखी। एक तो हमने देखा क्या उसका एसआई सिस्टम है, दूसरा ईएसयू सिस्टम। इस तरह करते करते हम लास्ट जो प्रॉपर्टीज पहुंचे थे, तो आपको याद होगा पांचवा नंबर जो प्रॉपर्टीज था वो चार्ज के क्वांटाइजेशन लॉ पे आधारित था। और वो इक्वेशन हमने निकाला था कि किसी भी बॉडी पे चार्ज की जो वैल्यू होगी यानी q नेट, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू n इनटू e। याद है? यस, जहां पे प्लस माइनस निर्धारित करेगा कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। n को हमने क्या कहा था, इंटीजर, वो प्लस माइनस के अनुसार आ जाएगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली बता देगा। उसके बाद e को हमने कहा था क्वांटम ऑफ ए चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लास्ट इक्वेशन तक चले थे हम। कुछ लास्ट में पॉइंट्स हमने बताया था कि फिजिक्स में और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्वांटाइज्ड है, जैसे चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मास हो गया। अब इसका थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट देखते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखिए तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम, हाउ मेनी electrons are present in 1 coulomb of charge। गौर से देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 coulomb ऑफ चार्ज। इस सवाल में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। किसी बॉडी पे मान लिया जाए ये हमारा कोई बॉडी है, इस पे नेट चार्ज की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है बाबू, 1 कूलम के बराबर। गौर से देखो तो +1 कूलम हमने लिखा है या -1 कूलम, +1 कूलम। इसका मतलब ये बॉडी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये कैसे हुआ होगा पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया होगा तब ये जाके पॉजिटिवली चार्ज। अब वही हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर ट्रांसफर हुआ होगा, यानी हमें पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इक्वेशन देखा था, किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो n into e के फॉर्म में होती है। अब यहां से हम हेरफेर करेंगे तो n is equal to q net by e। अब n is equal to q net, जरा देखो तो कितना कूलम है बाबू, 1 कूलम। E का वैल्यू हम जानते हैं जो क्वांटम है चार्ज का, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻19 कूलम। अब ऊपर भी कूलम है, नीचे भी कूलम है, तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो बचेगा ये प्योर नंबर बचेगा, यानी 1/1.6 into 10⁻19। जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आता है 625 into 10⁻16। इसका मतलब हुआ कि इतना इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से ट्रांसफर हुआ होगा तभी जाके इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज एक्वायर हुआ होगा। गौर से देखो, तो ये कौन सी इक्वेशन को हमने यूज किया, क्वांटाइजेशन लॉ का। देखो गौर से देखिए, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो इतना मिल जाएगा। राइट, जल्दी लिखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, लिख लो आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, which of the following charges on a body is possible। कुछ मैं चार्ज दे रहा हूं बॉडी पे, इसको आप देखिएगा।
पहला है 5.3e, दूसरा जो है हमारा वो है 7.2e, e है ये क्वांटम, इसको मैं मिटा दूं, चलिए ठीक है। तीसरा जो है वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। तीसरा जो है चौथा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 20 कूलम, और ई में आप लिख लो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैं मिटा, ठीक है। हेलो, गौर से देखिए, Which of the following charges on a body is possible? मतलब ये जितने भी चार्जेस हमने दिए हैं, 5 चार्जेस, पहला बॉडी पे इतना, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा नहीं है? तो हमने क्वांटाइजेशन लॉ में क्या कहा था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, मतलब चार्ज की हर एक वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ डेफिनेट वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। अब इसमें से कैसे जानेंगे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा नहीं पॉसिबल है? इसको जानने के लिए देखिएगा, बाय क्वांटाइजेशन लॉ वी नो दैट कि किसी भी बॉडी के नेट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो n into e के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बाबू? n into e के फॉर्म में। तो यहां से n is equal to q नेट डिवाइडेड बाय, हम क्या लिखेंगे, e, बहुत अच्छे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, n क्या है इसमें? इंटीजर है। अगर सॉल्व करने के बाद n अगर इंटीजर आता है तो चार्ज पॉसिबल है अथवा नहीं। तो नोट, इफ n इज एन इंटीजर देन चार्ज इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब एक एक करके इसको चेक करते हैं। पहला, सबसे पहला नंबर देखो, तो यहाँ पे q नेट की वैल्यू कितने के बराबर है बाबू? 5.3e डिवाइडेड बाय e करेंगे। नेट चार्ज की वैल्यू कितनी थी किसी बॉडी पे? 5.3e। e को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या बचेगा? 5.3। अब गौर से देखो तो n की वैल्यू क्या है? 5.3। ये 5.3 मैथमेटिक्स में इंटीजर है या फ्रैक्शन है? डेफिनेटली फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये वाला जो है ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में n हमेशा क्या होगा? इंटीजर, और इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 2 3, यही होता है इंटीजर। 5.3 2.7 ये सब इंटीजर नहीं होता है। 1/10 इज नॉट एन इंटीजर, वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो पहला चार्ज बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे को जरा देखो तो n इज इक्वल टू, इसके नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है? 7.2e डिवाइडेड बाय कितना करोगे बाबू? e का फटाफट तुम ही बता सकते हो। e से e कैंसिल होगा, रिजल्ट हमारा कितना मिलेगा? 7.2। क्या मिला? ये फ्रैक्शन। वेरी गुड। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। फटाफट देखते जाओ। तीसरे को जरा चलते हैं। तो तीसरे के लिए n इज इक्वल टू नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना? माइनस 18। ऊपर में कितना है? कूलम। ठीक है भाई, कूलम भी लिख दो। नीचे भी e से डिवाइड करना है, e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। ठीक ठाक, ओके। कूलम ने कूलम को मारा, 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 0.4 टाइम्स में कट जाएगा, ओके। और ये ऊपर में जाएगा तो प्लस 19, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 40 माइनस 90, तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ 10 बचेगा, 4 40। ये 40 इंटीजर है कि नहीं है? यस, यानी ये वाला टर्म क्या है? पॉसिबल है, यानी थर्ड वाला चार्ज बॉडी पे पॉसिबल है। इधर क्या हो गया? ओके, ठीक है। अब फोर्थ वाले चार्ज को जरा देखते हैं। तो n इज इक्वल टू फोर्थ नंबर में चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 3.2 इंटू 10 का पावर
20 कूलम डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए इक्वेशन के हिसाब से, और E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखते जाओ, कूलम ने कूलम को मारा, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, माइनस 19 ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 20 और 19 40 39 कम होगा, यानी 2 into 10 का पावर 39। ये भी इंटीजर है, यस इंटीजर तो है, यानी ये भी पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है, बिल्कुल सही, बहुत लार्जर नंबर है लेकिन पॉसिबल तो है। अब लास्ट वाला ई वाला हम देखते हैं, तो पांचवें नंबर पे हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू है, नेट चार्ज की वैल्यू कितने के बराबर है 1 into 10 to the power minus 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 9। ओके, कूलम कूलम है तो कूलम चला जाए। अब ये सी ने सी को मारा, इसने इसमें मारा, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 by 1.6, अगर इसको डिवाइड भी करोगे तो ये फ्रैक्शन में यानी पॉइंट में आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो देखा ये कैसे काम करता है, कोई भी वैल्यू चार्ज का अगर हम लिखते तो वो बॉडी में पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो जब भी होना चाहिए इस इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। अगर सॉल्व करने के बाद n इंटीजर आता है तो चार्ज पॉसिबल है अथवा नहीं है। ओके, सो ठीक है, इधर बेटा लिख लीजिए फटाफट लिखिए। चलो लिखा हूं मैं, नेक्स्ट। तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में और अभी के कंटिन्यूअस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज चल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, 6, बहुत अच्छे। अब 7वां नंबर पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं। देखिए देयर आर some charged particles which is not an integral multiple of a charge of electron। These particles are called as quarks and they do not exist in stable state। मतलब जैसे क्वांटम फिजिक्स में हम इंटर करेंगे, अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो अभी तक फंडामेंटल पार्टिकल्स आप जानते हैं एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये तो आपके पास नोन है। लेकिन नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम इंटर करेंगे तो देखेंगे कि इससे भी और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे क्वार्क्स पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मतलब चार्ज एग्जिस्ट करता है but that is not an integral multiple of a quantum of a charge। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स कहते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन एक क्या है कि ये कभी स्टेबल स्टेट में नहीं रहते हैं, इसलिए इनको काउंट करते ही नहीं हैं, हम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काम चलाते हैं। टोटल क्वार्क्स जो होते हैं, टोटल
क्वार्क्स वो 32 टाइप के होते हैं, 32 टाइप्स के, ठीक है। जिनमें दो क्वार्क्स को अभी हम देखेंगे। टोटल क्वार्क्स कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल क्वार्क्स कितने टाइप्स के? 32 टाइप के। इसमें होता है हमारा अप क्वार्क्स, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज की +2e/3, और दूसरा होता है हमारा डाउन क्वार्क्स, जिसकी वैल्यू होती है -e/3। अब जरा हम देखते हैं इसमें, अगर 2 अप क्वार्क्स +1 डाउन क्वार्क्स, इसका रिजल्ट क्या होता है? 2 अप क्वार्क्स मतलब 2 into +2e/3 प्लस 1 डाउन क्वार्क्स माइनस मतलब -e/3। इसको जरा सॉल्व आउट करो तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये कितना मिलेगा? +2 यानी 4e/3 मिलेगा और -e/3। तो इसका रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो 4e/3 -e/3। तो इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो 4e -e/3 यानी कितना? 3e/3। 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? e बचेगा, यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा? e। वेरी गुड। अब e जो है वो एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, क्वांटम ऑफ द चार्ज, तो ये क्या देगा आपको? प्रोटॉन। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव e आ रहा है या नेगेटिव e आ रहा है? पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव आ रहा है। अरे ऐड करके देखना भाई, 2 जब 4e/3 होगा -e/3, तो 4e/3 मतलब 3e/3, 3 कैंसिल होगा तो +e ही बचेगा, और +e और e का वैल्यू होता है 1.6, यानी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये +e मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये किसका चार्ज होता है बाबू? प्रोटॉन। उसी तरह से अगर आगे हम देखें तो 2 अप क्वार्क्स, 1 अप क्वार्क्स +2 डाउन क्वार्क्स। 1 अप क्वार्क मतलब 2e/3 +2 डाउन क्वार्क -e/3। अब इसको जरा रिजल्ट को देखो तो ये कितना आता है? तो 2e/3 और -2e/3, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, यानी नेट चार्ज की वैल्यू Q नेट इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो ये कौन सा पार्टिकल होगा मेरे भाई? न्यूट्रॉन होगा। तो देख रहे हैं आप छोटे छोटे किस्से, जैसे एटम पे हम बात करते थे कि डाल्टन से टॉपिक थ्योरी याद करो, तो डाल्टन साहब के अनुसार क्या होता था कि एटम ही सबसे इंडिविजुअल है, लेकिन बाद में चल के हमने देखा था कि एटम भी डिवाइड हो गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब यहां हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन भी इंडिविजुअल है, 2 अप क्वार्क्स में और 1 डाउन क्वार्क्स में, और यही अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क जो छोटे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हैं वो मिलकर बनाते हैं प्रोटॉन। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनमें चार्ज तो प्रेजेंट है, बट दैट चार्ज इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बट वो फंडामेंटली छोटे से चार्ज मिलकर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाता है? प्रोटॉन बनाता है। अब 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाता है? न्यूट्रॉन बनाता है। अभी इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं पाया गया है, इसलिए ऐसे ही जोड़ जाड़ के निकाल नहीं देंगे, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो नहीं है। ये रिसर्च का विषय है, आप ही लोग कीजिएगा, ठीक है बाबू? तो ये हो गया। नेक्स्ट पढ़े, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। कितने पॉइंट्स हो गए बाबू? 7। ओके, चलो
8वां पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अभी हम चल रहे हैं। चार्ज इज invariant, that is charge is absolute physical quantity। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझा रहा हूं। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब जो वेरी नहीं करता है, दैट इज चार्ज इज एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे 11th में जब हम लोग थे तो मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया था आपको। मैकेनिक्स में मैंने बताया था दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, एक इनर्शियल है और दूसरा नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल में और नॉन इनर्शियल में वैल्यू अलग अलग होता है, इसीलिए नॉन इनर्शियल में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीधो का यूज करते हैं, याद है? यस, ओके। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, उनकी वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब चार्ज हर सिचुएशन में इनवेरिएंट रहता है, इसीलिए इसको मैंने कहा है चार्ज इज इनवेरिएंट। इवन मास जो है ना, मास पार्टिकल का, वो भी वेरिएंट है, वो चेंज कर जाता है। एक रिलेशन होता है m is equal to m naught under root 1 minus v square by c square। इसमें अब इसमें v होता है स्पीड ऑफ द बॉडी और c है स्पीड ऑफ द लाइट। m naught जो है इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास। तो किसी पार्टिकल का मास, अब चूंकि v बहुत बहुत छोटा होता है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो इसके कंपैरिजन में m और m naught में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मतलब जो हमारा कैलकुलेटेड मास है वो रेस्ट मास के बराबर होता है। लेकिन अगर यही v स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर कंपेरेबल है c के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल का मास भी बदल जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी बॉडी को लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ा दिया जाए तो उस बॉडी का मास भी चेंज कर जाएगा। यही क्वेश्चन आप कहते थे अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, बहुत सारी बातें होती थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो अपने विषय नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है जी। हम लोग आइंस्टीन साहब नहीं है, आपको बस मेडिकल फाइट करना है, आप डॉक्टर बन जाओ, इतना ठीक है, आइंस्टीन बाद में बनते रहना। Charge is inherent, that is charge is absolute physical quantity. It means charge does not depend upon the frame of reference and velocity। Got my point? तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है बाबू? इनवेरिएंट है। चार्ज एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मास जो है वो वेरिएंट क्वांटिटी है, मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। ओके, जो पहले रिलेशन बताया था। नेक्स्ट 9वां पॉइंट। अब 9th पॉइंट में आप लिखिएगा स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्जेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड and moving charges produces magnetic electric field and magnetic field both। Accelerated
charge particle produces EMW, electromagnetic wave। ये हम देखेंगे लास्ट में। तो एक एक पॉइंट में जल्दी जल्दी करके देखो। तो आप स्टेशनरी चार्ज मतलब जो चार्ज रेस्ट में होगा वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वही चार्ज अगर मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब आगे समझ में आएगा पॉइंट। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, देखते रहिएगा ध्यान से। लिखिए जल्दी जल्दी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी? स्टेशनरी चार्ज। दूसरा पॉइंट यहां हम लोग लिखेंगे मूविंग चार्ज, और यहां लिखेंगे हम लोग एक्सेलरेटेड चार्ज। स्टेशनरी चार्ज मतलब यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना? 0। v यानी वेलोसिटी कितनी है बाबू? 0, रेस्ट में है। अब मान लीजिए ये कोई चार्ज है q और यहाँ पे पॉइंट है p। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे ये प्रोड्यूस करेगा क्या चीज बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इधर लिखा दूं तो ये सिर्फ प्रोड्यूस करेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने क्या चीज से डिनोट किया है? E से। अब आगे देखिए, अगर वही चार्ज मूविंग है और मूविंग में कुछ भी नहीं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, मतलब उसकी स्पीड भी नहीं चेंज करेंगे और डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है और वेलोसिटी जब वेक्टर है तो एक वेक्टर को चेंज करने के लिए हमारे पास कई वेक्टर हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो तभी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन को चेंज कर दो तभी चेंज हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दे तब भी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने केस किया है चार्ज की वेलोसिटी क्या है बाबू? कांस्टेंट। तब ये चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, E से डिनोट करेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी B से डिनोट करेंगे। ये सब पॉइंट नोट करना चाहिए। एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन बदल दो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वहां प्रोड्यूसेस EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट ये अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोग चल रहे हैं। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है, अभी मैं डिस्कस कर देता हूं, इसके बाद ये टॉपिक क्लियर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, उससे पहले इसका अप्लाइड पार्ट जरूर देखेंगे। अब लास्ट एक 10 पॉइंट है, वो है हमारा चार्ज इज कंजर्व्ड। And charge can neither be created nor destroyed. It is called as law of conservation। चार्ज भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है, मास भी करता है, भाई एनर्जी भी करता है, पहले भी हम लोग देखे थे। तो किसी भी केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, नेट चार्ज। ओके, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो चार्ज इज कंजर्व्ड एंड
and charge can neither be created nor destroyed. It is called as law of conservation. Okay? अब यहाँ पे देखिए of chemical and nuclear reaction obeys law of conservation of charge. Got my point? अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है। नेक्स्ट सिस्टम, मान लीजिए एक सोडियम का एटम है और दूसरा हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी, 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 17। अभी ठीक है, अब आगे देखो। बढ़े आगे, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं अब, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जब NaCl को हम कराते हैं तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर बना देता हूं बड़ा Na और ये हमारा क्या है, Cl। सोडियम से केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो तो 11 ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 18। अब जरा गौर से यहाँ पे देखते रहिएगा। अगर मैं पूछूं कि Na और Cl में बिफोर केमिकल रिएक्शन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, बिफोर केमिकल रिएक्शन, बिफोर केमिकल रिएक्शन, और इधर मैं लिखता हूं आफ्टर केमिकल रिएक्शन। बॉक्स लिखिए, देखिए बताओ तो आप इस सिस्टम ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के Cl को अगर हम करते हैं बिफोर केमिकल रिएक्शन, NaCl में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इसमें 11 थी, इसमें 17 थी, मतलब दोनों मिलकर कितना हो गया, 28। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताओ बिफोर केमिकल रिएक्शन इस सिस्टम में 11 और 17 कितना हो गया, 28। आफ्टर केमिकल रिएक्शन, अभी इसमें आफ्टर केमिकल रिएक्शन में जरा इसमें देखो तो 11 और 17 ये कितना हो जाएंगे, NaCl में आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन अ सिस्टम 11 और 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 28, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सिस्टम में कितनी है, 28। गौर कीजिए, तो क्या यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या जब NaCl आपस में केमिकली रिएक्ट किया तो क्या प्रोटॉन की संख्या में चेंज हुई, नो, there is no change in the number of protons। हाँ, सोडियम और क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग हुई, there is a change in the number of electrons in NaCl, but the total sum of the charge remains always constant। This is called as law of conservation of charge। जैसे मास में हम पढ़े थे, एनर्जी में पढ़े थे, सेम वही कहानी है। हाँ, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन में होता क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, कोई गेन करेगा कोई यूज करेगा, लेकिन टोटल जो नंबर रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट। जैसे प्रीवियसली केमिकल रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 थी, लेकिन अब सोडियम में केमिकल रिएक्शन के बाद 10 हो गए, इसमें 18 हो गई, लेकिन टोटल नंबर तो वही है 28। गॉट माय पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स थे जो चार्ज से रिलेटेड थे, इसको आपको क्लियरली करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग
अब इस पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखिए इसमें तीन चीज हम लोग पढ़े। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैट को डिस्कस किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। उसके बाद हमने चार्ज को डिस्कस किया। उसके बाद जितने भी अभी तक लेक्चर हमारे चल रहे थे इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हमने बनाया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड मेडिकल में कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको डीपीपी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको डीपीपी दूंगा, आप नेक्स्ट ट्राई करके रखिएगा। अगला जो लेक्चर होगा पहले वो डीपीपी में सॉल्व करूंगा। ये एकदम हम लोग साफ करेंगे, जैसे ऑफलाइन में मजा लेते हैं वैसे ही ऑनलाइन का मजा लेना है। ठीक है, एकदम क्लियरली इसी पे हमको अप्लाई करना है। कैसे कैसे पढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से भाई क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, आप घर पे करोगे क्या? मैं पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप सॉल्व करोगे, फिर मैं अगले लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर सही होगा तो आप खुश होना, नहीं सही होगा तो ठीक है, जैसे मैं सॉल्व करूंगा आप भी सॉल्व कर लेना। ओके ठीक है। प्रफुल्ल साहब हेलो, अरे बुक लाइए तो प्रफुल्ल साहब, बुक लेके आइए जल्दी। अरे वहीं पे रखा हुआ है, बुक लेके आइए ना। ठीक है, बुक दे दी, वहाँ पे जाइए आप। ठीक है, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, या 5 मिनट तक रुकिए। ओके ठीक है, अब हम लोग डीपीपी करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ डीपीपी का। ये एलएम का मॉड्यूल सीट है, इसमें आप करके लेके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और भी आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, इसको आप लोग करेंगे। चलो भाई हेडिंग डालो डीपीपी। डीपीपी का मतलब क्या है भाई? डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी बनाना होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लिखिए, मैं लिखता हूं। When a piece of polythene, when a piece of polythene is rubbed with wool, is rubbed with wool, a charge of -2 into 10 to the power -7 coulomb is developed on polythene. Full stop. What is the amount of mass? The amount of mass which is transferred to the polythene. What is the amount of mass which is transferred to the polythene? ओके, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एडीपी का है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 10 to the power 12 alpha particles fall per second on a neutral sphere, full stop. Calculate the time. कितने जाओ देखो, calculate the time in which the sphere
the sphere gets charged by 2 माइक्रोकूलम। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 2। ठीक है, ऊपर बेटा चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन। In a neutral sphere, in a neutral sphere, 5 into 10 to the power 21, 5 into 10 to the power 21 electrons are present. Full stop. If 10% electrons, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, if 10% electrons are removed, electrons are removed, then calculate the charge on the sphere. Then calculate the charge on the sphere. कितने क्वेश्चन हो गए? 3। ओके, आगे भी बताता हूँ। आपको 5 मिनट क्वेश्चन दूंगा डीडीपी में, सबको बनाना है, आप लोग बनाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, बाकी मैं सॉल्यूशन तो दूंगा ही। ठीक है, और ये एकदम इससे पूरा यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आपको गाइडेंस को प्रीफर करते हैं। यहाँ पे 2016 से ही मेडिकल की बैच की नीट की तैयारी होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं हम लोग से। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप आगे गाइडेंस पे संपर्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पे हम लोग हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 100 grams of CO2, in 100 grams of CO2। 4। अब एक लास्ट आपको क्वेश्चन और करना है, 5th नंबर, उसको मैं लिख देता हूं। कैन अ बॉडी हैव ए नंबर 0.32 into 10 to the power minus 18 coulomb, B number 0.64 into 10 to the power minus 20 coulomb, और C है हमारे पास 4.8 into 10 to the power, सॉरी ये तो 20 हो गया ना, 10 to the power minus 21 coulomb। ये चेक आउट करना है। तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है मेरे डीपीपी में, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले भी मैंने कहा था, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह जो यूट्यूब पे वीडियोस को हुआ था। ठीक है, डिले से आने के लिए सॉरी, थोड़ा सा ये कोरोना महामारी में हम लोग भी ये हो गए। ठीक है, घर में ही थे। इसमें मैंने कहा था कि गाइडेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टोटल हम लोग जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, टोटल वही चीज कराएंगे। अंतर सिर्फ होगा कि आपको ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम इंटरेक्ट होना है। बट नो डाउट आप गाइडेंस पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, और प्योरली यहाँ पे एकदम से वो मेडिकल के बैच के ही मैं पूरा सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। तो
तो जैसे मेडिकल के बैच में जैसे एक टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, तुरंत उस पर डीपीपी देते हैं, उसको करते हैं बच्चे, कुछ गलती करते हैं, कुछ सही करते हैं, फिर उसको सॉल्व आउट कराते हैं। इसी तरह से एक रेगुलर प्रोसेस में जब रिगरस मेहनत होता है तभी जाके सक्सेस मिलता है। तो जैसा मैंने पहला टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैट में, चार्ज के बारे में, चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। एक एक प्रॉपर्टीज को आपको पहले खूब डिटेल में पढ़ना है, उसको नोट्स भी बनाइएगा, आप पढ़िएगा। फिर आप इस क्वेश्चन में डीपीपी में टोटल 5 ही क्वेश्चन है, आप पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, बना के अपना रखिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड होगा, इसमें मैं पहले इस पांचों का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपका पांचों सही है तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 4 भी सही है तो थोड़ा मेहनत की जरूरत है, अगर एक भी सही नहीं है तो आप सीधे गाइडेंस के कोचिंग में आ जाइएगा। यहाँ आपको 0 लेवल से +1 +2 पर पढ़ाया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं, चलिए बाय।